आपकी ग्रामर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 21 से लगाकर 28 तक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए हैं उनको रिवीजन एक बार जरूर कर लेना। अब यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ही इज अफ्रेड गोट्स। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना। ही इज अफ्रेड, वह डरता है, गोट्स ईश्वर से। फ्रॉम, ऑफ और टू, यहाँ पर 3 प्रपोजिशन दिए हैं, फ्रॉम, ऑफ और टू। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होने वाला है। यहाँ पर जब भी एफ्रेड लिखा हो तो एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस में हमें एफ्रेड को देखना है। सेंटेंस में अगर एफ्रेड आता है तो ऑफ लगाना है। तो कुछ फिक्स प्रपोजिशन होते हैं जो फिक्स वर्ड के साथ यूज होते हैं। जैसे एंग्री के साथ एट यूज होता है, एंग्री के साथ विद यूज होता है, बिलोंग के साथ टू यूज होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होते हैं। तो कौन से वर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, इसलिए सही यहाँ पर हो जाएगा ही इज अफ्रेड ऑफ गोट्स। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। यहाँ पर कंजेशन दिए हैं एंड, सो और बिकॉज। 3 कंजेशन दिए हैं। एंड का मतलब होता है और, सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन को फिल करने के लिए हमें सेंटेंस का अर्थ देखना पड़ेगा। जब तक हम सेंटेंस का अर्थ नहीं देख पाएंगे तब तक हम कंजक्शन चूज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम अर्थ लगाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, टू ऑफिस, ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई एम इल, मैं इल हूं मतलब मैं बीमार हूं। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। हमारे मुंह से ऑटोमेटिक कंजक्शन यूज हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। तो अर्थ क्या बन रहा है? क्योंकि। तो यहाँ पर होता है बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो ये जो कंजक्शन होते हैं ना, 2 वाक्यों के बीच में यूज होते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस। 2 वाक्य या 2 शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको कंजक्शन बोलते हैं। यहाँ पर 2 वाक्य दिए, पहला वाक्य दिया आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, और सेकंड सेंटेंस दिया है आई एम इल। तो यहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? कंजक्शन। तो ये कंजक्शन जब हम यूज करेंगे तो हमें अर्थ लगाना पड़ेगा सेंटेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, यू वर्क हार्ड, यू विल पास। यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर देखिए इफ और अनलेस, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हैं और दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इफ या अनलेस दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस का अर्थ लगाना पड़ेगा। यदि यहां पर मैं इफ का यूज करता हूं तो इसका अर्थ यदि होता है, ठीक है। यदि अर्थ फिट बैठेगा एकदम तो यहां पर इफ का प्रयोग होगा, और यदि यहां पर अर्थ फिट नहीं बैठेगा तो फिर हम अनलेस का प्रयोग करके देखेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो तुम पास हो जाओगे। तो कठोर परिश्रम करने से व्यक्ति पास हो सकता है ना। तो यहां पर बिल्कुल सही इफ का इस्तेमाल होगा। यहां पर यदि मान लो मैं अनलेस यहां पर चूज कर देता हूं, मान लो इफ के स्थान पर मैंने अनलेस यूज कर दिया, यहां पर अनलेस लगा दिया, तो यहां पर अर्थ हो जाएगा यदि नहीं, यदि नहीं। अब यहां पर अर्थ गलत हो रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, क्योंकि यहां पर नेगेटिव हो गया, सेंटेंस अनलेस लगा दिया। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। सेंटेंस का अर्थ गलत हो रहा। यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास हो जाओगे। कठोर परिश्रम ना करने से पास कोई भी नहीं होता, फेल होता है ना। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ गलत हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर अनलेस का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। तो यहाँ पर अर्थ बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, आई प्रेफर कॉफी। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं। टी, टी की बजाय मैं कॉफी पसंद करता, मतलब चाय की बजाय मैं कॉफी को पसंद
करता हूं। यहाँ पर दो शब्द हैं, कॉफी दिया है और एक टी दिया है। यहाँ पर तो कॉफी और टी के बीच में कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। और तुलना करने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव की तीन अवस्था होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव की कितनी अवस्था होती है? तीन। एडजेक्टिव क्या चीज होती है? पहले तो एडजेक्टिव समझ लीजिए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये नाउन प्रोनाउन क्या चीज होती है? तो नाउन का मतलब तो ये है कि जो चीज आपको दिखती है वो सब नाउन है। ये चाक आपको दिखती है, नाउन है, ठीक है। ये आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये नाउन है। तो जितनी भी चीजें हमें दिखती है वो सब नाउन है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं, वो फिर भी वो नाउन है। जैसे एयर, हवा, ये भी नाउन है। जैसे फैन है, पंखा, ये नाउन है। ये टेबल, ये मोबाइल, तो ये सब नाउन है ना। जैसे बॉय, गर्ल्स, ये सब नाउन है। प्रोनाउन क्या चीज होता है? प्रोनाउन 7 प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, यू, वी, दे, आई, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो जहां पर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे चाक ही है, ये नाउन है। अब मैं पूछूं इसकी क्या विशेषता है, तो आप कहोगे सर ये स्मॉल है, तो स्मॉल इसका एडजेक्टिव हो गया। अब इस चाक के अंदर कई विशेषता आपको मिल सकती है। जैसे ये स्मॉल है, स्मॉल का मतलब ये छोटी है ना। जैसे कि मान लो एक एडजेक्टिव मैंने इसमें से निकाल दिया स्मॉल, इस चाक के अंदर से, है ना। तो ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए ये कैसी है, और ये गोल है, ये वाइट है, ये तोड़ दो तो टूट जाती है, वीक है मतलब ये, तो है ना, इस टाइप से क्या है। इसके बाद में ये स्मूथ है। तो एक ही चीजों के अंदर कई विशेषताएं होती है। तो ये जो एडजेक्टिव होती है ना, एडजेक्टिव को पहचानना काफी सरल होता है। जो जैसा दिखता है वैसा बता दो, जो जैसा दिखता है वैसा बता दो, वो उसका एडजेक्टिव हो गया। कोई अगर मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, आपको बहुत लंबा दिख रहा, टाल हो गया, वो उसका एडजेक्टिव हो गया। कोई छोटा दिख रहा, शॉर्ट, वो उसका एडजेक्टिव हो गया। कोई मोटा दिख रहा, फेट, वो उसका एडजेक्टिव हो गया। कोई इंटेलिजेंट है, वो उसका एडजेक्टिव, है ना। तो ये हर व्यक्ति और जो वस्तु होती है, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, उनके अंदर एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और उस एडजेक्टिव की तीन अवस्था होती है। पहली अवस्था को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, सेकेंड अवस्था को बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी अवस्था को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव डिग्री स्मॉल, कॉम्परेटिव डिग्री में इसमें ईआर जोड़ना पड़ता है, और सुपरलेटिव डिग्री में इसमें क्या जोड़ना पड़ता है? ईएसटी। तो ये पॉजिटिव, ये कॉम्परेटिव, ये सुपरलेटिव। जैसे वीक मतलब कमजोर, तो वीक ईआर जोड़ दो तो वीकर हो गया, और ये हो गया वीकनेस। तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? देन का। एडजेक्टिव के ठीक बाद देन का इस्तेमाल होता है, ध्यान देना। और दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में तुलना की जाती है इसमें, तो देन का इस्तेमाल होता है। जैसे स्मॉलर देन, वीकर देन। तो यहां पर कॉफी और टी के बीच में तुलना हो रही है, तो तुलना करने के लिए किसका इस्तेमाल होना चाहिए? देन का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। किसका इस्तेमाल होगा? देन का। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो प्रेफर है ना, ये प्रेफर, इस प्रेफर के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। ये एक अपवाद है, ये ध्यान रखना। अपवाद क्या चीज होती है? अपवाद उसको बोलते हैं जो नियम बना दिया, नियम के ऊपर ना चले, वो अपवाद हो गया। जैसे नियम बना दिया कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, और एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा, वो अपवाद हो गया। जैसे नियम बना दिया कि कॉम्परेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का इस्तेमाल होगा, ये नियम बना दिया मान लो, और यहां पर आप टू का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसा नियम बना है वैसा कर नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां आपने कहा है कि प्रेफर के साथ हमेशा भैया टू लगाना है। प्रेफर के साथ क्या लगाओगे? टू लगाओगे, तो ये अपवाद हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस में प्रेफर आए तो प्रेफर के साथ देन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको टू का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, द पेशेंट हेड डाइड। पेशेंट हेड डाइड, पेशेंट है वो मर गया। द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले या बाद में, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो ध्यान दीजिए यहां पर जो सेंटेंस में लिखा है कि द पेशेंट हेड डाइड, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य, ध्यान दीजिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब हेड लिखी हुई है,
और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होती है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया। द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले या बाद में, पहले या बाद में, है ना। तो पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, बाद में भी तो मर सकता है, डॉक्टर आ जाता है उसके बाद भी तो मर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा, बिफोर यूज होगा। तो भैया यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो पेशेंट है ये मरा तो डॉक्टर के आने से पहले ही क्यों मरा, बाद में भी तो मर सकता है ना, पहले बाद में कभी मर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बिफोर ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसका एक रीजन है, ध्यान देना। आगे वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में हो, आगे वाला सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट में हो, अगर आगे वाले सेंटेंस में हेड दी गई हो, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हो, थर्ड फॉर्म दी हो, आगे वाले सेंटेंस को देख लेना, आगे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो और बाद वाला जो सेंटेंस है ना वो पास्ट इंडेफिनिट का हो, मतलब उसमें सेकंड फॉर्म दी रहेगी। ये रूल्स आपके दिमाग में फिट बैठा लेना। तो हम बीच में बिफोर का ही इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे बिफोर का। आगे वाला सेंटेंस यदि पास्ट परफेक्ट का होगा और बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो बीच में बिफोर आएगा। देख लीजिए यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड, हेड के साथ डाइड आ रहा है और दूसरा सेंटेंस सेकंड फॉर्म आ रही है, देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, बिफोर यूज कर रहे हैं। यदि इसी सेंटेंस को उल्टा कर दें, इस सेंटेंस को उठा के मैं आगे रख देता हूं और इस सेंटेंस को उठा के मैं इधर रख देता हूं, तो फिर यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आफ्टर, है ना। मतलब आगे वाला सेंटेंस अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट में कर देता हूं और बाद वाला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में कर देता हूं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका, रहेगा यार। आगे वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होगा और बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा, तो हम ऐसे सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग करेंगे, दोनों सेंटेंस के बीच में बिफोर आ जाएगा। आगे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो और बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होगा तो बीच में हम आफ्टर लगाएंगे। मतलब यदि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस इधर आ जाता है और ये वाला सेंटेंस इधर आ जाता है तो फिर हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। भोपाल इज लार्जर, ग्वालियर, भोपाल लार्जर मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है, ग्वालियर से। दो शहर के नाम है, एक भोपाल का नाम है, ग्वालियर का नाम है। अभी मैंने बताया कि दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में जब कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल होता है ना। दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थान के बीच में अगर तुलना की जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है और कंपैरेटिव डिग्री में ईआर जुड़ा होता है। अभी मैंने इस सेंटेंस में बताया था कि कॉफी और टी के बीच में तुलना की गई थी, अब यहाँ पर है भोपाल और ग्वालियर के बीच में तुलना की गई है और लार्ज में ईआर जुड़ा हुआ, देखिए लार्ज में क्या जुड़ा हुआ है, ईआर। और फिर क्या का इस्तेमाल होगा, उसमें देन का इस्तेमाल होगा, देखिए यहाँ पर देन आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे हम, देन। जैसे पॉजिटिव डिग्री में लार्ज लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखते हैं, लार्जर लिखते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लिखा जाता है, लार्जेस्ट लिखा जाता है। लार्ज यानी बड़ा, लार्जर उससे बड़ा, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा। ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ईआर लगा हुआ तो समझ जाइए कि ये कंपैरेटिव डिग्री है ना। और कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के ठीक बाद का इस्तेमाल होता है, देन का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में देन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, देन। ध्यान रखना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री में दा का इस्तेमाल होता है, आगे क्या यूज होता है, दा। हमने आर्टिकल में भी आपको पढ़ाया है, सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हो तो उसमें दा का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करना है, देन का इस्तेमाल बाद में होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, आगे एज और पीछे एज आता है, जब दो के बीच में तुलना होती है, आगे एज और पीछे एज, या फिर सो एज भी आ सकता है, सो और एज, इस टाइप से। ये पॉजिटिव डिग्री में होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री हो तो हमें एज का ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्री हो तो देन का ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री हो तो दा का ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में वो जब वर्ड बनता है तो ईआर लगता है पीछे,
और सुपरलेटिव में क्या लगता है EST। तो यहां पर ER लिखा हुआ था, कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहां पर देन का इस्तेमाल किया, तो यहां पर आ जाएगा देन। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। वी वर मेकिंग काइट्स, वी वर मेकिंग हम बना रहे थे, काइट्स पतंग, हम पतंग बना रहे थे, व्हेन तभी, फादर पिताजी आते हैं या आए। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म भरे? हमने आपको बताया था कि जब दो वाक्य दिए जाएं तो आगे वाले वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड करता है। आगे वाले वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब आपको इज आर एम मिल जाए तो बाद वाले वाक्य में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, और आगे वाला सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में हो, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर मिले, तो समझ लेना कि दूसरे वाक्य में हम सेकंड फॉर्म भरेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बता दिया था आपको, ठीक है। देख लेते, वर लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है वर लिखा हुआ है। अब देखो ये वेन से कनेक्ट हुआ, वेन से कनेक्ट हुआ है, वेन के आगे वाला एक वाक्य है, वेन के बाद वाला एक वाक्य है, तो बाद वाले वाक्य में हम कौन सी फॉर्म भर देंगे, सेकेंड फॉर्म भर देंगे, है ना। यदि यहाँ पर आर लिखा होता, क्या लिखा होता है आर लिखा होता, तो प्रेजेंट टेंस का हो जाता, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म भरते, फिर फर्स्ट फॉर्म भरते। वर अराइव आ जाता है, यहाँ पर अराइव के साथ एस लग जाता, लगा हुआ मिलता, मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए अब हम देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस, डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ो। डोंट लीव का मतलब होता है छोड़ना, दिस प्लेस इस जगह, मतलब ये जगह मत छोड़ो, मतलब यहां से मत जाना, कह रहा मना कर रहा हो। आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाता, मैं आपसे बोलता हूं कि तुम यहीं पर है ना, यहीं पर रुकना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो अंटिल का इस्तेमाल होगा। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, ये अंटिल में ही नहीं छुपा हुआ है, इसका अर्थ है जब तक नहीं। तो डोंट लीव दिस प्लेस, यहां से मत जाना, मतलब इस जगह को मत छोड़ना। अंटिल यहां पर लगा देंगे, अंटिल, जब तक, आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहां पर हमारे 28 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं।